हेलो गाइस हमने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को शुरू किया था। बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि बॉयड मैरिज, बॉयडेबल मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, और भी काफ़ी वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। फिर हमने डाइवोर्स के कंसेप्ट को शुरू किया था, जिसमें हमने डाइवोर्स की जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, प्लस हमने फॉल्ट ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स डिस्कस किए थे, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में दिए हुए हैं। हमने डिटेल में पढ़ा था उनको भी। और वो जो ग्राउंड है वो दोनों ग्राउंड हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही अवेलेबल होते हैं, अर्थात हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी उन ग्राउंड पे कोर्ट में जाकर डिवोर्स के लिए बोल सकता है, पिटीशन डाल सकता है। और आज की हमारी वीडियो में हम उन ग्राउंड्स को के बारे में जानेंगे जो ग्राउंड्स स्पेशली वाइफ को दिए गए हैं। केवल वाइफ जो है उसी के पास अवेलेबल है, वही जो है उन ग्राउंड्स के बेस पे डिवोर्स क्लेम कर सकती है, लेकिन हस्बैंड डिवोर्स क्लेम नहीं कर सकता। तो आज हम मेनली सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर सब हम यहाँ लिख रहे हैं, आप हमें कर सकते हैं। हमने हिंदू लोग के बड़े अच्छे नोट्स बना दिए हैं बड़ी इजी लैंग्वेज में, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। ये नोट्स आपको कुछ अमाउंट पे करके मिलेंगे, तो आप मैसेज करके वो नोट्स ले सकते हैं, उसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। और अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो लो विद ट्विंस इंस्टाग्राम पेज का नाम है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लो विद ट्विंस ही टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो आ जाओ दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अंदर ग्राउंड दिए गए हैं वाइफ को डिवोर्स लेने के लिए, वो 4 ग्राउंड हैं। यह ग्राउंड वाइफ के लिए ही अवेलेबल है, इसलिए ये स्पेशल ग्राउंड्स माने जाते हैं जो वाइफ को दिए गए हैं डिवोर्स लेने के लिए। इससे पहले जो हमने ग्राउंड पढ़े थे सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में, वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ही अवेलेबल थे, दोनों ही उन ग्राउंड्स पे डिवोर्स ले सकते थे। पर इन 4 ग्राउंड्स पे केवल और केवल वाइफ डिवोर्स ले सकती है, हस्बैंड नहीं ले सकता। तो सबसे पहले हम पहला ग्राउंड जो है डिवोर्स का वो डिस्कस करेंगे, जिसका जो नाम है वो है प्री एक्ट बाइगैमी। हाँ जी गाइस, तो गाइस जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लोज 1 है वो प्री एक्ट बाइगैमी की बात करता है। ये सेक्शन बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि एक मर्द है, एक मैन है, उसने 2 शादियां की हैं, एक से ज़्यादा शादियां कर रखी हैं, तो जो उसकी वाइफ्स हैं एक से ज़्यादा, उनको राइट है कि वो अपने पति को डिवोर्स दे सकती हैं। पर यहाँ पे बात की जा रही है प्री एक्ट बाइगैमी की, अर्थात जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पास हुआ उसके बाद तो बाइगैमी को प्रोहिबिट कर दिया गया, और ये बोल दिया गया कि कोई भी हिंदू एक से ज़्यादा शादियां नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो उसको बाइगैमी बोला जाएगा और इसको पनिशमेंट दी जाएगी उस व्यक्ति को अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ IPC। सेक्शन जो 17 है हिंदू मैरिज एक्ट का, वो सेम बात बोलता है, पनिशमेंट फॉर बाइगैमी की बात करता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में के बाद तो दूसरी मैरिज करना बिल्कुल बंद कर दिया गया, और मैरिज भी दूसरी वॉइड ही मानी जाती थी। अगर बंदा ऑलरेडी मैरिड है दूसरी मैरिज कर ही नहीं सकता। हमने इसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज में पढ़ा था कि बंदा केवल एक ही शादी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति है। पर मान लो कि किसी व्यक्ति ने 1955 से पहले ही शादियाँ कर रखी थी, हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति जो है उसने 1950 में 2 शादियाँ कर ली, 3 शादियाँ कर ली, और 1955 से पहले तो हिंदू भी 2, 3, 4 शादियाँ करते थे, उनको कोई रोक टोक नहीं थी, वो भी करते थे जैसे बाकी लोग करते थे। आज के टाइम पे मुस्लिम को अलाउड है, हिंदुओं को अलाउड नहीं है, पर पहले हिंदू भी करते थे, उनको भी कोई मना नहीं था। तो मान लो किसी बंदे ने 1955 से पहले ही, एक्ट के पास होने से पहले ही बाइगैमी कमिट कर रखी है। मान लो ये हस्बैंड है, इसने वाइफ 1 से शादी कर रखी है, वाइफ 2 से शादी कर रखी है। ये शादी कब की है? 1955 के एक्ट पास होने से पहले ही, अलाउ भी था, कर भी सकते थे। पर
ये एक्ट जब पास हो गया, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लोज 1 में एक प्रोविज़न डाल दिया गया कि दोनों वाइफ के पास राइट है कि ये चाहे तो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले सकती हैं इस ग्राउंड पे कि हमारा पति जो है वो ऑलरेडी मैरिड था, उसकी 2 शादियाँ हैं, तो ये वाइफ भी हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है, ये वाली वाइफ भी दे सकती है। पर कंडीशन सिर्फ एक होती है कि अगर ये वाइफ डाइवोर्स देना चाहती है हस्बैंड को तो ये वाली वाइफ हस्बैंड की जीवित होनी चाहिए। वैसे ही अगर ये वाइफ डाइवोर्स देना चाहती है तो ये वाली वाइफ जीवित होनी चाहिए। अगर मान लो ये मर गई है, ये है ही नहीं, अब एक ही वाइफ है, तो इस वाइफ को इस ग्राउंड पे डाइवोर्स नहीं मिलेगा, तो वो और किसी ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकती है। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज जो दूसरा पॉइंट है जो स्पेशल ग्राउंड वाइफ को दिया गया है, वो दूसरा ग्राउंड है हस्बैंड इज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टिलिटी। मैं लिख देता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज अगर कोई वाइफ कोर्ट में प्रूव कर दे कि उसका हस्बैंड जो है वो गिल्टी है, वो दोषी है रेप करने का, सोडोमी करने का या बेस्टिलिटी करने का, तो भी उस वाइफ को हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंडर डिवोर्स मिल सकता है। तो रेप का मतलब क्या होता है? रेप का मतलब आपको पता ही है। रेप का सिंपल सा मीनिंग होता है कि जब एक व्यक्ति किसी भी वुमन के साथ, किसी लड़की के साथ उसकी सहमति के बिना, उसकी इच्छा के बिना ज़बरदस्ती सेक्स करता है, वो रेप की कैटेगरी में आता है। जो आईपीसी का सेक्शन 375 है वो रेप को डिफाइन करता है और 376 पनिशमेंट क्या प्रोविज़न डालता है। तो मान लो कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, उसकी इच्छा के बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से सेक्स करता है, तो उसकी जो वाइफ है उसको राइट होगा कि वो अपने पति को डाइवोर्स दे सकती है इस ग्राउंड पे कि मेरे पति ने मेरे से जोर ज़बरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। किस सेक्शन के अंडर डाइवोर्स देगी वो? सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लोज 2 के अंडर। वैसे ही सोडोमी का मतलब होता है कि अब सोडोमी अगर मान लो एक वाइफ है, वो प्रूव कर देती है कोर्ट में कि मेरा हस्बैंड सोडोमी का गिल्टी है, सोडोमी का दोषी है, ये सोडोमी करता है, तो भी उसको डाइवोर्स मिल सकता है वाइफ को अपने हस्बैंड से। सोडोमी का मतलब होता है कि जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ एनल सेक्स करता है, एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, अर्थात वजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर रहा, एनल कर रहा है, तो उसकी वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। वैसे ही सोडोमी में ये भी आता है कि पति जो है उसका वो किसी जानवर के साथ, किसी और पशुओं के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो इसकी पत्नी जो अपने पति से डाइवोर्स ले सकती है अंडर सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्लोज 2। इनको अननेचुरल ऑफेंस भी कहा जाता है, इसको अननेचुरल ऑफेंस भी कहा जाता है, अर्थात प्रकृति के अगेंस्ट कोई ऑफेंस करना वो होता है अननेचुरल ऑफेंस। प्रकृति के अगेंस्ट जाके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, जैसे किसी पशु के साथ कर लिया, वो हो गया अननेचुरल ऑफेंस। वैसे ही बेस्टिलिटी, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब भी सिंपली यही है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी एनिमल। जब कोई हस्बैंड जो है वो किसी एनिमल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसकी वाइफ को पता चल जाता है, तो वाइफ के पास राइट है कि वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे सकती है इस ग्राउंड पे कि ये अननेचुरल ऑफेंस करता है, अननेचुरल तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो मुझे इससे डाइवोर्स दिया जाए। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं जो कि स्पेशल ग्राउंड वाइफ के लिए अवेलेबल है, वो है डिक्री और ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अर्थात तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो किसी कोर्ट ने वाइफ के लिए मेंटेनेंस अलाउड की है, या तो सेक्शन 18 हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंदर, या फिर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। आपको पता है दोनों सेक्शन के अंदर वाइफ को राइट होता है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और मान लो वाइफ ने मेंटेनेंस क्लेम की थी और वाइफ को मेंटेनेंस अलाउड कर दी, हस्बैंड को कोर्ट ने बोला कि अपनी वाइफ को मेंटेन करो। ऐसा मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट ने पास कर दिया, डिक्री पास कर दी, ऑर्डर पास कर दिया। अब इस ऑर्डर को पास किए हुए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, 1 ईयर या 1 ईयर से ज़्यादा टाइम हो गया है, और वाइफ प्रूव कर देती है कोर्ट में जाके कि कोर्ट ने मेरे हस्बैंड को मुझे मेंटेन करने के लिए बोला था और वो मुझे मेंटेनेंस दे रहे थे, पिछले 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है और हमारे बीच कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुई है, नो कोहैबिटेशन, अर्थात हमारे बीच कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, मेल मिलाप नहीं हुआ है, रिलेशनशिप नहीं बना है पिछले 1 साल से। 1 साल से वो मुझे मेंटेन कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, हमारे बीच फिर भी कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ। तो इस ग्राउंड पे भी वाइफ जो है डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकती है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, तो प्लीज़ हमें अलग कर दिया जाए, तो भी वाइफ को डाइवोर्स
मिल जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि अगर उसको मेंटेनेंस दी जा रही थी पिछले 1 साल से, फिर भी उनके बीच कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ, तब ये भी एक ग्राउंड बन जाता है वाइफ को डिवोर्स लेने का। वाइफ बोल सकती है मुझे अपने पति से अलग कर दो, क्योंकि हमारे बीच कोई भी पिछले 1 साल से कोहैबिटेशन नहीं हुआ है। कोई हैबिटेशन मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। ये प्रूव करना पड़ेगा ये टाइम पीरियड वाइफ को कि 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है और हमारे बीच कोई भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ है। अब हम लास्ट पॉइंट इसका डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज जो चौथा ग्राउंड है, लास्ट ग्राउंड है वाइफ को अवेलेबल, वो है मैरिज बिफोर द अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ 15 ईयर। ये पॉइंट बोलता है कि अगर मान लो किसी लड़की की शादी जो है 15 साल से पहले हो गई थी, वो मतलब 12, 13, 14 साल की थी, 14.5 साल की थी, उसकी शादी करवा ली गई, तो उस वाइफ को राइट होगा, उस लड़की को राइट होगा कि वो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती है इस ग्राउंड पे कि मेरी शादी 15 साल से पहले हो गई थी। पर अगर वो डिवोर्स लेना चाहती है तो डिवोर्स की पिटीशन उसको 18 ईयर कंप्लीट करने से पहले डालनी पड़ेगी। मतलब बोलने का ये हुआ कि अगर एक लड़की है वो 15 साल की है, उससे पहले उसकी शादी हो गई, तो वो कभी भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे सकती है 18 साल की एज कंप्लीट होने से पहले। अर्थात वो 15.5 साल, 16 साल, 17 साल, 17.5 साल ऐसे वो डिवोर्स दे सकती है इस एज में अपने हस्बैंड को। इवन 18 साल कंप्लीट होने से पहले डिवोर्स दे सकती है, उसके बाद वो डिवोर्स नहीं दे सकती। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी है, ये 4 पॉइंट आपके मैंने बता दिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप इसके नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स हिंदुलो के सारे बन गए हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। पर इसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो आप हम मैसेज कर सकते हैं अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।